मुझे लगता है कि हम ना सुनना नहीं पसंद करते। हमारे पास जवाब तैयार होता है बेसिकली अगले को सुनने से पहले। मुझे ये लगता है कि ये मेरी सराउंडिंग की लड़कियां हैं, वो हर बंदे को ना पक्का पकाया फल चाहिए, वो सेटल्ड ढूंढती हैं। सबसे पहले एक लड़की के लिए जो बेस होती है उसकी माँ होती है। तो मेरी अम्मी हाउसवाइफ हैं अभी तक, स्टिल शी इज़ अ हाउस मेकर। और हम बहन भाई जहाँ जहाँ भी हैं उसके पीछे वजह इज़ अम्मा। पहली इंस्पिरेशन अम्मी से मिलती है। बाइक चलाना तब मेरी ज़रूरत थी, तब तो जब मैं पाकिस्तान में थी तो तब तो ट्रैवलिंग से भी पहले मैं यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए इसको इस्तेमाल करती थी, स्कूटी को। और उसके बाद से शौक पड़ गया लड़कों को देखना कि वो बाइक ट्रैवल करते थे, तो वो मुझे उसका शौक पड़ गया लॉन्ग ट्रिप्स प्लान करना। वो एक पहला ट्रिप प्लान हुआ एबटाबाद का, और उसके बाद फिर मैंने पूरा पाकिस्तान देखा बाइक के साथ। मैं स्कॉटलैंड में होती हूँ, बड़े बड़े नस्ली किस्म के गोरे भी होते हैं तो वो फैमिलीज को लेके चलते हैं। मेरी तो चूंकि अब पूरी फैमिली अब बाहर है, तो जो एक आधा बंदा यहाँ पे है उनको लगता है कि जो लाइफ वहाँ गुजारे हैं दैट इज जस्ट परफेक्ट, उसमें सब कुछ है। अगेन सब कुछ की डेफिनेशन अलग है। अगर आपको जिंदगी में कुछ और चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, पैसा चाहिए, आप जाएं वहाँ पे। जितना हम यहाँ पे पूरा महीना काम करके मेजोरिटी कमाती है, वहाँ पे हम 8 घंटे की शिफ्ट करके कमा लेते हैं। हमेशा बॉस के वीक पॉइंट्स पकड़ लेना, उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, तो उस पर आप पहले ही फोकस कर लो, साइड वाले फिर होते जाएंगे। सबसे पहली मैंने आपसे जैसे पहले भी बात की ना, वो लोग डिटेलिंग पे बहुत ध्यान देते हैं, बहुत छोटी चीज़ों पे वो लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तान की इकॉनमी, हमारे रोने, दुनिया भर से कशकोल लेके मांगना, और 50% से ज़ायद जो आबादी है हमारी, उसको किसी ना किसी सूरत में एम्पावर्ड ना करना, ये सारी चीज़ें मेरे जहन में आती हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक ख़ास कोटा बना रखा है कि कंपनी के अंदर 50% तादाद जो है वो ख़वातीन की लाजमी होनी चाहिए। मेरा ख़्याल है 50% से थोड़ी सी ज़्यादा ही है अभी। लेकिन क्या ये कल्चर और ये वो ख़वातीन हैं जो कंपनी में मौजूद हैं, और बहुत सी ख़वातीन बच्चियाँ ऐसी हैं जिनको भी कई माह से ना उनसे मुलाकात हुई, ना उन्हें देखा, बल्कि सालों से, और वो घरों में बैठी काम कर रही हैं। तो आज का जो ख़ास तौर के ऊपर ये मैं गप मारने जा रहा हूँ, गप और शप, यमुना वड़ाइज से। ये वो लड़की है जिसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। मैं इसको फॉलो करता रहा, देखता रहा कि यार कैसे कोई लड़की जो है मोटरसाइकिल पे बैठ के बलूचिस्तान के अंदर अकेले सफ़र करना शुरू कर देती है। किस तरह रात के 2 बजे बर्फ़ के अंदर, 2 बजे ना, बर्फ़ के अंदर कैमरा पकड़ा है और बर्फ़ पड़ रही है और ये जा रही है, बेशक किसे कोई रीच उठा के ले जाए। तो खैर रीच ने तो इसको अभी तक नहीं उठाया, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम लोगों ने एक कामयाब ख़ानदान बनाना है, कामयाब कौम बनानी है, तो उसके अंदर माँ का किरदार, बेटी का किरदार, बहन का किरदार एक अच्छे तरीके से किस तरह से एक औरत अदा कर सकती है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कितना दलेर होना पड़ेगा, और अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीज़ें मिलके हमारी इकॉनमी को किस तरह से आगे लेके चल सकती हैं। तो ये बहुत सारे सवालात हैं। यमुना, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो यमुना, बचपन से इतनी दलेरी थी, या ये किसी की गुड़ती थी, या कुछ अचानक किसी दिन ख्वाब आया कि यमुना चल मोटरसाइकिल फाड़? मतलब पहली बात तो मोटरसाइकिल चलाना अब तो फिर पाकिस्तान, अब तो बहुत आम हो गया, बहुत आज से 8-9 साल पहले मोटरसाइकिल चलाना, ये कैसा अच्छा था। ये गुड़ती का तो इसमें कोई कमाल नहीं कहूँगी। मुझे लगता है ये सबसे पहले एक लड़की के लिए जो बेस होती है उसकी माँ होती है। तो मेरी अम्मी हाउसवाइफ हैं अभी तक, स्टिल शी इज़ अ हाउस मेकर। और हम बहन भाई जहाँ जहाँ भी हैं उसके पीछे वजह इज़ अम्मा। तो ये सब अम्मी से, पहली इंस्पिरेशन अम्मी से मिलती है। हमारे घर में अगर किसी को राज़ी करना होता है तो सबसे पहले मेरी अम्मी होती हैं। अगर वो किसी काम के लिए राज़ी हैं तो बाकी सब अम्मी खुद हैंडल कर लेती हैं। तो ये सब इसकी जो बेस स्टार्ट है, आई थिंक दलेरी, हौसला, वो सब जहाँ से शुरू हुआ अम्मी, उसके पीछे वजह जो थी वो अम्मी थी।
बाइक चलाना तब मेरी ज़रूरत थी, तब तो जब मैं पाकिस्तान में थी तो तब तो ट्रैवलिंग से भी पहले मैं यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए इसको इस्तेमाल करती थी, स्कूटी को। और उसके बाद से शौक़ पड़ गया लड़कों को देखना कि वो बाइक ट्रैवल करते थे, तो वो मुझे उसका शौक़ पड़ गया। बड़ा ही बजट फ्रेंडली था लॉन्ग ट्रिप्स प्लान करना उसके साथ, तो शौक़ था। वो एक पहला ट्रिप प्लान हुआ एबटाबाद का, और उसके बाद फिर मैंने पूरा पाकिस्तान देखा बाइक के साथ। पहला ट्रिप प्लान किया लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ? पहले मेरे यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्त थे जो हमने एबटाबाद का मरी का ट्रिप प्लान किया, तो वो उनके साथ था। और उसके बाद जो पहला फिर एक मैंने ट्रिप किया ग्रुप के साथ ही खुंजराब का। उस ज़माने में ज़माना ही लग रहा है क्योंकि अभी ऐसा ही लग रहा हो गया इसमें, तो तब खुंजराब बहुत बड़ी बात थी। पहली दफ़ा मैं चला रही थी उतने रोड्स पे, और वो तब चंद एक खवातीन ही थी जो वहाँ तक गई थी। तो वो खुंजराब का जो ट्रिप था दैट वाज लाइफ चेंजिंग जिसे कहते हैं। एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू फोर्ट मुनरू, वो भी उसी ग्रुप के साथ सेम। देन आई रियलाइज़ के मेरा कनेक्शन नेचर के साथ कुछ और तरह का था, ट्रैवलिंग टोटली और तरह से थी। जिस तरह लोग करते थे मुझसे तेज़ी से नहीं काम होता था कि आई लाइक किसी जगह को तो मुझे वहाँ बैठना पसंद था, भागना नहीं। और डेज़ होते थे, अगर पैसे होते थे जेब में तो मुझे पता है कि ये मेरे डेज़ हैं, उसमें मुझे आई जस्ट वांट टू एंजॉय इसको फुल यू नो अंदाज में। तो फिर मैंने पहला ट्रिप प्लान किया इसका स्कर्दू का, और उस ज़माने में रोड्स का तो बेड़ा गर्क था, मतलब तो फिर भी ज़रा बेहतर हो गया, तब तो कोई हाल नहीं होता था रोड्स का। तो वो मेरा 15-18 दिन का ट्रिप था जो मैंने उसका किया स्कर्दू का, केक आयला नरान कगान बाबू से टॉप चलास से होते हुए वाया देवसाई स्कर्दू, और स्कर्दू की फिर काफ़ी सारी वैलीज़ देखी। तब गियारी नया ओपन ही हुआ था। आई वाज द प्रॉब्ली ओनली वन एट दैट टाइम जिसको आर्मी ने अलाउ किया था गियारी सियाचिन जाना। सो वेंट टू गियारी सियाचिन, और गियारी सियाचिन में गई? हाँ मोटरसाइकिल पे। और उधर तब सांस मुझे लिया लगता जाता था? सांस में इशू थे, लेकिन वहाँ से गोमा से उन्होंने कुछ मेडिसिन दी थी जो कि सांस को थोड़ा बेहतर रखने के लिए था। वो मेरा ट्रिप था। लगता नहीं था कि मर जाओगी तो कुछ नहीं, मरने का नहीं, मुझे लगता है मेरी इतना आसानी से नहीं मरूंगी, वो उसका कोई मुझे पता नहीं इस चीज़ से। मुझे तब खौफ, मैं आपसे पहले भी बात करी थी ना, मुझे खौफ इतना नहीं आता था। अब शायद थोड़ा, फिर भी मैं बाहर चली गई हूँ तो अब थोड़ा सा बाज़ दफ़ा डर जाती हूँ किसी ना किसी चीज़ को लेके, लेकिन तब मेरे में खौफ का एलिमेंट बिल्कुल नहीं था। मेरी अम्मी को कभी नहीं लगा। तो अब ये मुझे कुछ सालों से रियलाइज़ हुआ है, ये सब चीज़ें बेसिकली, अम्मी हाउसवाइफ हैं लेकिन स्टिल वो जो उनकी आदतें, चीज़ों को डील करने का तरीका, ये सब वहाँ से आया है। हाउसवाइफ होना तो मैं समझता हूँ कि पूरी सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल काम, और सबसे इससे बड़ी अफजल जिम्मेदारी औरत समझे तो। हाँ, औरत समझे तो। फेमिनिज्म के चक्कर में हम लोग बहुत और तरह से निकल गए हैं, बट मेरी इस पे स्टिल डेफिनेशन फेमिनिज्म तो मेरे ख्याल से अगर देखना हो तो हमारी इन खवातीन को थोड़ी देर यूरोप की खवातीन की हालत दिखा देनी चाहिए। रुल रही है बेचारी। हाँ, ऐसे ही है रुल 8 घंटे पहले नौकरी करती हैं, हाँ ठीक है, उधर बास की गालियाँ खाती हैं, हाँ, ठीक है, घर आके फिर अपना खाना भी खुद ही बनाती हैं, और कोई हालात नहीं, और बेचारी झाड़ भी नहीं सकती किसी को। ऐसा ही हमारे घरों में इक्वल राइट्स। हमारा तो बस सब कुछ है। मर्द की, मुझे अब ऐसा लगता है कि मर्द की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ही अर्न्स फॉर हिज फैमिली, और पूरी ज़िंदगी वो उनको खिलाता है। और एक औरत सब कुछ, अगर कैरियर ओरिएंटेड है, मैं कैरियर ओरिएंटेड हूँ और मुझे ये शौक़ था, पर मेरा ये नहीं था कि मैं ये जो है ना ये सब कुछ है मेरा, मुझे घर मेरा, या मुझे उसमें उस कल्चर से निकलना है। आई लाइक दैट थिंग्स। तो मुझे वो कल्चर, वो फैक्टर्स जो कि हमारे कल्चर के हवाले से थे, स्टिल वो मुझे अट्रैक्ट करते हैं, और मैं उससे कभी नहीं भागी। तो औरत वही होती है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। अगेन, हर बंदे की एक अपनी सोच है, दैट्स व्हाट आई बिलीव, और कि सब साथ लेके चलें। अच्छा, ये जो लिमिटेशंस तोड़ देना, ये बाउंड्रीज तोड़ देना, ये कैसा है? मुझे लगता है ये ना बहुत लंबे अरसे तक हमें बेनिफिट नहीं देता। हमें अगेन एक बाउंड्रीज तोड़ते हैं कि मुझे ये करना है, या यहाँ जाना है, या व्हाट्सओएवर, जो भी किसी की कोई लड़की की कुछ ऐसी ख्वाहिश है, वो तोड़ते हैं उसको ना। मुश्किल है अगर तो वो कंसिस्टेंसी है उसमें, और उसके कोई लातबां जिसे कहते हैं ना वो है, तो वो बहुत बहुत लंबे अरसे तक तो चलेगा। वो ऐसी काम जिसका कोई फ़ायदा हो रहा है, एक्चुअल में वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। कुछ होते हैं सिर्फ बाउंड्रीज़ तोड़ना, जिसका आगे का कोई पिक्चर क्लियर नहीं है, वो मुझे नहीं समझ आता। तो मेरे लिए बड़ा अलग से, स्पेशली अभी यूरोप में जाने के बाद तो चीज़ों को लेके बहुत बहुत परसेप्शन बदल गया। मसलन अब मुझे उतनी यहाँ पे आज़ादी मैंने देखी, मेरे माँ बाप ने बहुत दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वहाँ जाके ना थोड़ी आज़ादी की डेफिनेशन थोड़ी बदल गई है। अब मुझे वो उतनी आज़ादी अच्छी नहीं लगती। जैसे घर पे सारा दिन, मैं यूनिवर्सिटी में थी वहाँ पे, तो पूरा दिन यूनिवर्सिटी के बाद घर आए, और अभी जॉब स्टार्ट कर दी, तो जॉब के बाद सारा दिन घर आए, तो वो दिल कहता था कि घर वाला, अम्मी वाला जो माहौल होता था ना घर पे, डांट वाला, दिन की दस्त की इकट्ठी हुई होती थी, वो बड़ी मिस करते हैं। वो सबसे ज़्यादा वो याद आती हैं।
तो डेफिनेशन बड़ी बदल गई है। अब आई डोंट वांट टू वर्क 8-9 आवर्स क्या कहते हैं इन अ डे, आई डोंट वांट टू वर्क। मैं कहती हूँ थोड़ा सा बस ठीक है चलता रहे, मेरा शौक भी पूरा होता रहे। घर से 2-4 घंटे का काम हाँ। कर लो कि जो शौक वाला है वो भी पूरा होता रहे, लेकिन जो घर है विच इज़ तो ये मोर जो इतनी इम्पोर्टेंट। सारी बच्चियां बैठी हैं, आपको क्या लगता है ये जो हमारी 50% पॉपुलेशन घरों में बैठी है यमुना, उनको बहुत से मतलब बच्चियां घरों से निकली, यूनिवर्सिटी गई, कॉलेजेस गई, कोशिश कर रही हैं, ठीक है, लेकिन मैं अक्सर देखता हूं कि हम लोगों ने उस नई मॉडर्नाइजेशन को, कल्चर को, बहुत ज़्यादा adopt कर अमेरिकन लिया। को, उनके लाइफस्टाइल को, इवन उनकी पहनावे को, ठीक है ना, अडॉप्ट करके ना अपना सब कुछ ही गवा दिया। यानी वो घूम फिर के आज अगर आप चले जाओ और अमेरिका के जो काउंटी साइड्स हैं वहाँ पर चले जाओ तो वहाँ पर आपको वही कल्चर नज़र आता है, फैमिली वाला। बिल्कुल कि यानी हमें लगता था जी सारे के सारे गोरे अपने माँ बाप को घरों से बाहर निकाल देते हैं। हाँ। ऐसा है नहीं, वहाँ पर? नहीं ऐसा नहीं है, हर बंदा भी नहीं करता। आयरलैंड में बड़े है? बड़े मैं स्कॉटलैंड में होती हूँ, बड़े बड़े नस्ली किस्म के गोरे भी होते हैं। हाँ। तो वो फैमिलीज को लेके चलते हैं। स्पेन में अभी जाएं, स्पेन में बार्सिलोना में मतलब यूके में ये कम था, लंदन में बहुत कम था क्योंकि अकोमोडेशन वहाँ पे बहुत सारे और मसाइल हैं। है नहीं, सारे हाँ। के सारे वो है अपार्टमेंट्स टाइप ना, तो वो लाइफ थोड़ी मुख्तलिफ थी। जब मैंने यूरोप को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो यूरोप का कल्चर थोड़ा सा और मज़े का है। जैसे ब्राज़ील्स का उस साइड पे आप जाएं तो ज़रा सा फैमिली ओरिएंटेड है। तो फिर उसके बाद स्पेन में तो बहुत ही खूबसूरत फैमिली ओरिएंटेड है, जिस तरह हमारा है। हाँ, वो लोग शाम को ऐसे स्ट्रीट पे आप वॉक करें, ऐसे किसी गली मोहल्ले में आप जाएं ना, बड़ा मज़ा आता है उसको देखने का शाम में। तो फैमिलीज़ 5-5 10-10 बंदे इकट्ठे बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और शाम में बाहर बैठ के चाय पी रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। वो यूके में नहीं था। तो मैं जब स्पेन गई मुझे इतना वो अच्छा लगा देखे कि अगेन ये हमारा कल्चर है। मुझे अगेन मैं जो बात कर रही हूँ ये दैट्स माय, पर मुझे बड़ा डर लगता है इस चीज़ से। फीलिंग ऐसा ही है असल में ना सर, पुर्तगाल के अंदर भी ऐसा ही है। हाँ। और स्पेन के अंदर भी ऐसा ही है। और ये वही कल्चर है ना, वो जब ये मुसलमानों की अभी तक वो जो वहाँ पर रहे 800 साल तक हुकूमत की, वो कल्चर वो वापस तो उधर से खत्म हो गए, लेकिन कल्चर तो आखिर निकलने में टाइम लगता है। बिल्कुल। तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान घूमना, दुनिया देखना, दुनिया में घूमना, ये जो हम लोग ख़ास तौर के ऊपर इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं, तेरी खिरद पे गालिब है फिरंगियों का फसूं, अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि तेरी अकल दे उत्ते ना मत मार छड़ी ये गोरिया ने मूवीज़ के जरिए अपनी यानी तेरे अकल के ऊपर उन्होंने जादू कर रखा है। हाँ। तो क्या वाकई नहीं हमारी ये जो यंग जनरेशन है इनकी दिमागों के ऊपर मूवीज़ के जरिए आजकल की ये जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो क्या करें? मेरी तो चूँकि अब पूरी फैमिली अब बाहर है, तो जो एक आधा बंदा यहाँ पे है उनको लगता है कि जो लाइफ वहाँ गुजारे हैं दैट इज़ जस्ट परफेक्ट, उसमें सब कुछ है। अगेन सब कुछ की डेफिनेशन अलग है। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ और चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, पैसा चाहिए, आप जाएं वहाँ पे। जितना हम यहाँ पे पूरा महीना काम करके मेजॉरिटी कमाती है, वहाँ पे हम 8 घंटे की शिफ्ट करके कमा लेते हैं, विच इज़ गुड। नहीं, लेकिन यहाँ ठहरो, हाँ। क्या आप वहाँ पर सभी कमा लेते हैं? डिपेंड करता है, स्किल्ड वर्कर। आप लोग ना नहीं देखिए, नहीं। ये बड़ी नहीं, आप लोग ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, आप लोग मिसगाइड करते हैं हम लोगों को। नहीं, मैं मिसगाइड बिल्कुल नहीं करने वाली। भाई आप यहाँ पर बहुत सारे एवरेज पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए मिलियनर्स हैं, मिलियंस में कमाते हैं, राइट? ऑफ कोर्स। तो अगर क्या उनकी बेसिस के ऊपर हम लोग एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं? नहीं, एवरेज मैं उसका देख रही हूँ जिस तबके से मेरा ताल्लुक है। एक मीडियोकर फैमिली से मेरा ताल्लुक है, और मेरी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले मेरे सारे दोस्त जितना हम कर रहे हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, और मेरे जो कोलीग्स थे सब मैं उस सराउंडिंग की बात कर रही हूँ। हमेशा कोई इंसान कोई राय देता है तो वो उस राय उतना देता है जितना उसका ताल्लुक होता है, तो मैं उतनी राय दे रही हूँ जिस सर्कल में मेरा उठना बैठना था। कमा लिया ज़्यादा? हाँ, नहीं इतना भी नहीं कमाया अभी। खर्चा ज़्यादा? अच्छा, बस चल ही रहा है ज़िंदगी से ना। चल रहा जी। नहीं, मुझे ट्रैवलिंग का शौक है तो मेरा वो फुलफिल हो रहा है। मैं जिस तरह ट्रैवलिंग का शौक है, वो तो ट्रैवलिंग का मेरा भी पाकिस्तान से फुलफिल हो रहा है। बस फिर आपकी क्या एज है? मैं 47। तो मैं अभी आपसे आधी पे हूँ। हाँ। अच्छा जी, तो हम वापस आते हैं यमुना। तो आपका क्या ख्याल है कि आज की इस ग्लोबल एज में जी, जो बच्चियां यहाँ पर बैठी हैं, जो इंटरनेट यहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं, और जो यूरोप में, अमेरिका में लोग बैठ के काम कर रहे हैं, इसमें कोई फ़र्क है? अभी आप कंपनीज का फ़र्क पूछ रहे थे ना कि कल्चरल जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क है। मैं वहाँ पे तकरीबन 2 साल से अब साथ काम भी कर रही हूँ और सारा कुछ बाकी चल रहा है। सबसे पहली मैंने आपसे जैसे पहले भी बात की ना, वो लोग डिटेलिंग पे बहुत ध्यान देते हैं। बहुत छोटी चीज़ों पे वो लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं।
और सबसे जो सब इससे भी बड़ी बात, मैं हॉस्पिटैलिटी, मैंने वहाँ से मास्टर इन टूरिज़म मैंने हॉस्पिटैलिटी किया है लंदन से, और सबसे बड़ा हॉस्पिटैलिटी में अगेन मैं जो बात करी वो मेरी इंडस्ट्री की बात है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है, वो हर इंडस्ट्री में वो होती है। वहाँ का जो सेठ है ना, वहाँ का जो बॉस है, वो आपके साथ वही काम करेगा जो आप कर रहे हो। लिटरली मैं आई एम वर्किंग देयर एज अ ड्यूटी मैनेजर नाउ, और मेरा जो मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, वो उसको वहाँ उस लेवल तक आने में ही इज़ अराउंड नियरली 50। तो मैं अपनी कंपनी में यंगेस्ट हूँ जो ड्यूटी मैनेजर की पोजीशन पे है। तो उनको मेरा ये टूरिज़्म वाला प्रोफाइल नहीं पता, ये एक्स्ट्रा जो मेरा थोड़ा एकेडमिक है वो है। तो मेरा मैनेजर, मैंने जब उस कंपनी में स्टार्ट किया, अभी रिसेंट 6 महीने हुए नए वाली में, तो मेरा मैनेजर मेरे साथ वही काम करेगा जो कि इंतहाई बेसिक लेवल पे है। आप पाकिस्तानी होते हैं, आपका नक के नीचे नहीं आता, आप कहते हो मैं ये कर ही नहीं सकता, ओ हो मैं तो कर ही नहीं सकता। मेरे से पहले एक श्रीलंकन लड़की थी मेरी ही पोजीशन पे, उस लड़की को निकाल दिया गया इस बात पे कि बिकॉज शी वाज वर्किंग देयर एज अ ड्यूटी मैनेजर मेरी पोजीशन पे, और उसने कहा कि मैं ये नहीं कर सकती और वो नहीं कर सकती। तो गोरा जो है ना, उसमें नाक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मुझे लगता है कि हमें जो है ना, हम देसियों को तो नाक की ले गए, सारी उम्र उसकी रगड़ रगड़ के उसको बेचारे को, नाक को उसका कुछ नहीं छोड़ा उसने हमारा। वहाँ पे मैनेजर्स आई स्टिल, कसम से वो हमारे साथ काम करते हैं। अगर कोई डोर भी साफ़ करना है ना, तो अगर आप अकेले कर रहे हो, उसको लग रहा है ना कि ये ऑकवर्ड फील कर रहा है, फटाफट कपड़ा लेके आके डोर खुद भी साफ़ करने लग जाएगा। यहाँ पे सेठ आता है ऑफिस में, मुझे नहीं पता आप कैसे हैं, मुझे नहीं, आपके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, नहीं आप ओपन करो बात। हाँ, लेकिन मैंने इसलिए सबको बुला लिया। तो जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैं, क्योंकि मैंने यहाँ भी पाकिस्तानी कंपनीज में ऑफ कोर्स काम किया, देखे हैं, वो लोग आते हैं 2 घंटे ऑर्डर दिए, आके बस फाइनेंशियल चीज़ें देखी, बस ऑर्डर दिए और निकल गए। वहाँ मेरा मैनेजर जो है, वो मैंने 2 कंपनीज में काम किया, एक 5 स्टार में और अभी मैं 3 स्टार में हूँ। तो वो दोनों डिफरेंट, पहले भी ऐसे था, वो बड़ी कंपनी थी, ये छोटी कंपनी है, दोनों पे मंथली मीटिंग होती है और हर बंदे के इश्यूज सुने जाते हैं कि तुम ठीक रही हो, पूरा महीना कैसा गुजरा, तुम्हारी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी रही है पूरा मंथ में, बड़ी ज़बरदस्त रहा, तुम्हारा इंट्रैक्शन बड़ा कमाल हो गया है, और तुम्हारी अकोमोडेशन के इश्यूज रिजॉल्व हैं, तुम इंजॉय कर रही हो, जहाँ मैं रह रही हूँ इलाका कैसा लगा, मतलब दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। कंपनी में अच्छा सैलरी वैलरी, वो हर चीज़ ना, वो छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी चीज़ है तो वो डायरेक्टली ऊपर तक जाए। यहाँ पे तो मुझे नहीं पता, अगेन मुझे डर लगता है वैसे ओपन राय देने से भी, पाकिस्तानी जो है ना पड़ जाते हैं। ओपन राय देना, अगर वो वाली ओपन दूंगी ना तो छोड़ेंगे नहीं। नहीं कोई बात नहीं भाई, मेरा कैमरा है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी टीम है, जिसने मेरा पेज देखना है वो देखे, जिसने नहीं देना वो मेरा भैया अनफॉलो कर ला। मुझे लगता है कि हम ना सुनना नहीं पसंद करते, अगर आप ओपन राय देते हैं ना, बात है सबसे सब लोगों को सुनाने की पड़ी। हाँ, लिटरली सुनना नहीं हम पसंद करते, हमारे पास जवाब तैयार होता है बेसिकली अगले को सुनने से पहले। हम जल्दी कर देते हैं रिस्पॉन्ड करने में, उसको सुनते नहीं हैं, चीज़ को समझते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात ऑर्गेनाइजेशनल जो डिफरेंस है ना, वो ये है। और उसके बाद मैंने जैसे पहले कहा कि वो छोटी चीज़ को बहुत अहमियत देते हैं। मतलब पैसा ऑफ कोर्स कंपनी से आपने कमाना है, बिजनेस करना है, लेकिन अगेन मैं पहले बड़ी कंपनी में थी और वहाँ पे एज अ इंटर्नी काम करी थी। तो मेरी मैनेजर जो थी ना, वो मुझे उस पर बड़ा ही गुस्सा, लुईज़ नाम था उसका, समझ तो उसको नहीं आएगी, उसने मुझे फॉलो किया हुआ है। तो वो ना बड़ी कोई, अब आराम वाला लफ्ज़ ढूंढ लूँ, बड़ी ही कोई अजीबो गरीब मैनेजर थी, बड़ी ही सख्त मैनेजर थी। तो मैं जब स्टार्ट शुरू किया तो फूड, मेरा हॉस्पिटैलिटी था, तो फूड इतना डिफरेंस था। मैं स्कॉटलैंड में चली गई, लंदन से उठ के डिसेंट खूबसूरत एक्सेंट से, स्कॉटिश एक्सेंट, मतलब जो कि वाहियात एक्सेंट है, समझ ही नहीं आता। तो वहाँ चली गई और वो इतनी को तंग करती थी ना, जलील करती थी। मेरी इंटर्नशिप, उसको पता था कि ये जाएगी भी कई नहीं साल, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने भेजा हुआ था। तो वो इतनी छोटी चीज़ पे ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर नैपकिन फोल्ड करके रखा है टेबल के ऊपर, तो उसका मुंह अगर हल्का सा ऐसे है ना, दूर से आएगी, यमुना ये तूने क्या कर दिया, ऐसे कर। मैं कहती अल्लाह की बंदी, रोटी खाने आएगा कोई, इसको ऐसे, मतलब पंजाबी के अंदर कभी गाली दी उसको? वो बढ़िया गाली दी है मेरी, तो साल पूरा मेरा जो साह निकला है ना, वो मेरी गालियों की वजह से निकला है उसके साथ। तो वो ना इतनी छोटी बातों पे ना, वो लिटरली उसने 6 महीने बड़ा जलील किया है। अच्छा। बहुत रख के गेस्ट के सामने जलील किया है, बहुत ज़्यादा। तो बड़ा फील हुआ, मैं बड़ी दफ़ा रोई, क्योंकि यहाँ से मैं नाम छोड़ के गई थी, यमुना बड़ाइच। इतनी गुस्सा आए, दिल करे इसको उठा के फड़क दूँ, लेकिन हाथ में कुछ नहीं था। यूनिवर्सिटी को 2 दफ़ा ईमेल भेजी सुपरवाइज़र को कि मैं इसके साथ काम नहीं कर सकती इस होटल में, ये मेरे से बहुत सख्त बात करती है। तो बहुत गुस्सा है, उसने कहा कि तुम साल से पहले अपनी कंपनी चेंज नहीं कर सकती, तुम्हें एक ही जगह पे इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है। अच्छा, 6 महीने में, ये एक एग्जांपल दिया, लुईस अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुम जहाँ भी हो,
वो कंपनी छोड़ गई। उसके बाद 2 महीने रह गए थे उस कंपनी में, बड़े मज़े के गुजरे। लेकिन 6 महीने बाद काम भी समझ आने लग गया, एक्सेंट समझ आने लग गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि उसको क्या चीज़ें। हमेशा बॉस के वीक पॉइंट्स पकड़ लेना, उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, तो उस पर आप पहले ही फोकस कर लो, साइड वाले फिर होते जाएंगे। तो मैंने उसका पकड़ लिया। जैसे वो दूर से आएगी ना, उसको मेरे से कोई चीज़ लग रही है ना, मेरे जूते से उसको बड़ा मसला था। मुझे कहती थी कि तुम ऐसे जूते क्यों पहनती हो, तुम ऐसे क्यों नहीं पहनती। तो मैं कहती थी क्योंकि मैं चलने नहीं होता, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। वो होता है ना उंगली करना कुछ लोगों की, वो बेचारी इस तरह की थी। बट वो इंटर्नशिप कंप्लीट हुई मेरी, 1 साल मैंने उनके साथ काम किया और पूरे साल में इंटरव्यूज़ दे रही थी डिफरेंट जगहों पे। तो लास्ट मंथ में ही मेरी जॉब हो गई कहीं और, जो कि उससे 3rd टाइम हायर पोजीशन थी। तो जाने से पहले जब मैं उस कंपनी में, अब उस कंपनी में चली गई, मैं उधर ही अब काम कर रही हूँ, तो जाने से पहले लुइस ने 1 महीने पहले रिज़ाइन कर दिया था। तो जिस कंपनी में वो गई थी, मैं उसे स्पेशल उसको मैंने मैसेज किया कि मैं जा रही हूँ, मेरी जॉब हो गई है फ़लाँ जगह पे, तो मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं। तो इस तरह वो बंदी मुझसे मिलने आई, तो मुझे कहती है मैं तुमसे इतना इंस्पायर हूँ क्योंकि तुमने उन चीज़ों पे काम किया है। और स्टिल उस बंदी ने जिस जगह पे की थी, मुझे वहाँ जॉब ऑफर की कि तुम मेरे पास आ जाओ। मैं कहती मेरी तेरी परछाई तो मैं नसनी है, तो मुझे फिर बुला रही है। लेकिन अगेन बताने का मकसद यह कि वो डिटेलिंग पे जो ध्यान था ना, जब मैंने वो इंटरव्यूज़ देना शुरू किए डिफरेंट जगहों पे, उस डिटेलिंग, उस छोटी चीज़ों ने मेरे इतने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए कि वो कमाल था। वो प्रोसेस 1 साल का इंटरव्यूज़ देने का जो था ना, बास होता है, वो बहुत सिखाता है। वो उस टाइम लगता है कि ये बस मर क्यों नहीं जाता, मर जाए बस। मैं भी कहती थी बुड्ढी तू मर जा, तू 60-70 साल की थी वो, मरती क्यों नहीं है? हाँ। तो मैं कहती थी इसका शादी भी नहीं की हुई थी, बच्चे भी नहीं थे, मैं कहती थी इसको मर ही जाना चाहिए। बहुत गुस्सा आता था, लेकिन उसका अल्लाह भला करे, उसने मुझे इतना सिखाया है कि वो उसने मुझे जो है ना वहाँ सेटल कर दिया। आई स्टिल रिस्पेक्ट हर अलॉट। और 1-2 महीने बाद वो मुझे मैसेज करती रहती है कि जॉब सही जा रही है, सब सही है, खुश हो। फिर वो मेरे इलाके में आई मुझसे मिलने, वहाँ पे मेरे लिए केक लेके आई। तो हाँ, ये बातें कहाँ निकल गई ना टूरिज्म से। नहीं है बस ये कल्चरल डिफरेंस है बहुत छोटी चीज़ पे, और आपको बाज़ दफ़ा लगता है कि इतनी छोटी चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, इसका क्या बेनिफिट होगा। अगेन आप लोग आईटी के बंदे हैं, मुझे इसमें नहीं आइडिया, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। हमें लगता है कि ये चीज़ हमें क्या फ़ायदा देगी, इसका क्या कोई फ़ायदा होगा, लेकिन बेसिकली वो आपकी आदतों में पुख्तगी आ रही होती है। वो चीज़ें, वो आदतें इतनी पक्की हो जाती हैं कि ज़िंदगी में आप जहाँ कहीं भी जाते हो और हमारे वो यहाँ पक्की हो जाती हैं। हमारे यहाँ पे तो बस टाइम टपाऊ, मतलब ध्यान नहीं है, फोकस वो छोटी छोटी चीज़ों में है। पता नहीं मुझे कहाँ नहीं टुन है ना हम लोग। मतलब मैं आप अभी मेरे पास भी पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो मैं भी ये कह नहीं सकती। नहीं, मैं कह सकता हूँ जी, मेरे पास भी पाकिस्तानी पासपोर्ट टन है हम लोग। आप यहाँ पर ये अरफा करीम यानी पाकिस्तान की वन ऑफ द, आप समझ लो, मोस्ट एडवांस्ड आईटी टावर, यहाँ पर सारे के सारे इंजीनियर्स आते हैं, है ना। तो आप 3rd फ्लोर पे चले जाओ, किसी फ्लोर पे वॉशरूम में चले जाओ। ओहो, अब आपने जो माइक्रो डिटेल्स की बात की ना, मतलब माइक्रो डिटेल्स बहुत बहुत छोटे लेवल। यानी क्या हम लोगों को यहाँ पर किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी ऑफिस के अंदर वॉशरूम इस्तेमाल करना सिखाया जाता है? नहीं, हाँ, लोड़ी कोई नहीं है। हम जब यूनिवर्सिटी में गए थे ना, तो मेरे जो उधर क्लास में टीचर थी, सोफिया रीनो उसका नाम था। तो मैं चूँकि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में थी, तो उसको जो डील कर रहे थे उन्होंने पहले बताया कि जो शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे हैं, हाउ टू यूज़ बाथरूम। अच्छा, हाँ, हाउ टू यूज़ बाथरूम पहली क्लास में उसने बताया। जो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन वाले हैं उनको सेपरेट, उनका इस बारे में आधे घंटे का लेक्चर हुआ कि अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे हैं, आपने वाशरूम यूज़ करना है, आपने शावर लिया है, तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको साफ करके अगले बंदे ਨੂੰ सांस ले अगले बंदे ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ करना कि मैं तो कोई कर ले इस्तेमाल हूं तू हां तेरा काम जाना है। ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे, मुझे गोरू से पता नहीं मैंने क्या सीखा है, सबसे पहले तो वहाँ पे थोड़ी तहजीब सीखी है। यहाँ सॉरी कहना सीखा है, इससे पहले मैंने कभी सॉरी नहीं कहा था। इधर तो आकड़ ही नहीं ख़त्म होती सी, उधर जाके तो सॉरी सबसे पहले सिखाया उन्होंने, थैंक यू सिखाया कि वो गुजरते गुजरते ना, वो अगर आपको वो रास्ता भी देगा ना, सॉरी थैंक यू, वो इतना पक्का हो गया, हालांकि आप उस पर एहसान कर रहे हो और साथ थैंक यू भी बोल रहे हो। तो वो बड़ा देखना भी हमारे इस्लाम में है, शुक्रिया अदा करना, सॉरी करना, माजरत करना, ये हमारी चीज़ें थी। तो ये बड़ी सीखी है। मैं इस दफ़ा कनाडा के टूर में जब था, तो मैं थोड़ा सा भी ना शहरों से हट के रहा हूँ, कंट्री साइड के ऊपर। तो मैं सुबह नमाज के बाद जब मैं वॉक करता, तो बहुत से गोरे गोरियां वॉक कर रहे कुत्ते लेके घूम रहे होते हैं ना। हाँ, कुत्ते लेके घूम रहे होते हैं, साथ छापर भी पकड़ा होता है। ठीक है, हाँ जी, उनका कुत्ता अगर कर देना तो वो खुद साफ करना होता है, वो उठा के जेब में डाल लेते हैं। ठीक है, तो
जो भी गोरी मिल रही है, गोरा मिल रहा है रास्ते में, बाबा किसी भी एज का, सब आपको हेलो बोल रहे हैं, हाय हाउ आर यू डूइंग। हालांकि मैं पहली दफ़ा मैं कही यार ये कल्चर तो मतलब सलाम, अननोन को सलाम करने का बिल्कुल। तो हमें कहा गया, हाँ लेकिन ये देखो फिर मैंने 2-4 दफ़ा मुझे शर्मिंदगी फील हुई, फिर मैंने पहल करना शुरू कर दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर सुबह मॉडल टाउन में अक्सर वॉक करने जाता हूँ, और ना मैं सलाम किसी से लेता हूँ, ना मेरा कोई सलाम लेता है। 2 साल बाद भी कोई जानने वाला नहीं बनेगा। हाँ नहीं, इस जिस इलाके में मैं अभी गई हूँ ना, वो प्योर स्कॉटिश इलाका है, ओबन उसका नाम है, और वहाँ पे इससे पहले जहाँ पे थी आई वाज द ओनली पाकिस्तानी वहाँ पे, और पहली दफ़ा कोई पाकिस्तानी था। उनके लिए पाकिस्तानी की डेफिनेशन पता नहीं किस तरह की थी, क्योंकि उन्हें कभी किसी पाकिस्तानी को देखा नहीं था उससे पहले। तो मैं वहाँ पे थी, वो बड़ा अच्छा रहा। ये थैंक यू, ये हेलो, हाय और सॉरी तो उन्होंने सिखाया। फिर अभी जिस जगह पे जॉब शुरू की, अभी 4-5 महीने हुए हैं लास्ट टाइम जब हम मिले हैं, उसके बाद मेरा हुआ है। तो गुजरते हुए कि डेली ऑफिस 6 बजे मैंने उठना होता है, 6 बजे मेरी ड्यूटी होती है, तो मैं पैदल 10 मिनट की वॉक है, वो जाते हुए डेली रास्ते में इतने वो रिश्तेदार बन गए ना, हेलो हाय। जब 2 दिन छुट्टी होती है तो खूब पूछेगा कि भाई, मैंने कहा हाँ छुट्टी सी मेरी 2 दिन का अरसा। अब मैं 20-25 दिन आउट थी, पाकिस्तान आई हुई थी, तो वो सब बारी बारी आंटियाँ, रास्ते में 1-2 आंटी है वो इतनी अच्छी दोस्त बन गई है, एक बाबा है वो डेली 2 कुत्ते लेके आया होता है, तो उसके साथ बड़ी अच्छी बन गई है। तो ये चीज़ें हम नहीं कर सकते यहाँ पे, इतना मुश्किल कर दिया है, यकीन माने यहाँ पे इतना मुश्किल कर दिया है कि बस। बाज़ार में कुछ चीज़ अभी घर पे इस तरह की चीज़ कि मैं बाज़ार काफ़ी गई हूँ इस टाइम पे, तो बाज़ार पे जो है वो किसी को बहुत दफ़ा शुक्रिया नहीं कह सकते। मुझे अम्मी ने टोकना शुरू कर दिया कि पुत्र है पाकिस्तान है, क्योंकि वो चीज़ों को इतना मुश्किल कर दिया है कि अगर किसी से एक्स्ट्रा बात ज़रा कर लेना तो वो आपको पता नहीं क्या किस तरह का वो ले जाएगा। नहीं कुछ भी नहीं लेता। बस ये आप कह रहे हैं ना, या आप लोकल बाज़ार वाले में ज़रा चक्कर लगाएं, पता नहीं, मुझे अब लगता है मैंने बड़ी आज़ाद ज़िंदगी यहाँ गुजारी है, लेकिन जब उसको आपको उस कल्चर की आदत हो जाती है तो यहाँ फिर बड़ा मुश्किल होता है। मेरा ख्याल ये है कि हम इतने बुरे नहीं जितना हमें नेगेटिव पोर्ट्रे किया जाता है, मेरा ख्याल ये है। ये भी डिपेंड करता है, फैमिली कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा मिलनसार कोई नहीं है, हॉस्पिटैलिटी में हमसे अच्छा बंदा कोई नहीं है। कोई बंदा है, मैंने काफ़ी दुनिया घूम के देख ली है, हमसे अच्छा कोई भी नहीं है। अगेन डिपेंड करता है फैमिली कल्चर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना जो देखते पड़ते हैं एक राय देने के लिए। अच्छा जी, तो अगेन बच्चियों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके ख्याल में कुछ 2-4 चीज़ें आप बताओ कि ये करनी चाहिए, पढ़ने से लेके शादी करने तक, क्या? मेरे लिए मुझे लगता है लड़कियों के लिए, लड़कियों तो वैसे ही समझते हैं हम बहुत सियाने हैं, तो इनको लड़के? तो हाँ ये समझते हैं ये बहुत सियाने हैं, इनको तो मशवरा क्या देना है। लड़कियां अगेन मेरी लाइफ जिस तरह गुजरी है मैं अपने आप को ही समझ सकती हूँ। मुझे लगता है सबसे पहली चीज़, अब मैं अभी अपनी फैमिली को देखती हूँ या अपनी सराउंडिंग में देखती हूँ, तो सबसे पहले है जी ख्वाब देखना। हमारे यहाँ हमें नहीं बताया जाता कि ख्वाब देखना कितना ज़रूरी है। हम लड़कियाँ पैदा होती हैं और माँ बाप पैदा होते ही बेचारा शादी करने की तैयारियों में लगा होता है। सबसे पहले लड़की के लिए जो ज़रूरी है वो है कि उसका विजन क्लियर होना कि मैंने कुछ करना है। नहीं, मुझे भी सालों समझ नहीं आया, मुझे अभी तक नहीं समझ मैंने ज़िंदगी में क्या करना है, और मुझे तो आधी गुजर गई है, पता अभी भी नहीं है क्या करना है। बट रुकना और वो एक विजन होता है ना कि यार ये मैंने काम करना है। अच्छा मेरे ना वो 2-2 साल के गोल्स होते हैं कि मैंने साल 2 में ये करना है, 2 साल में ये करना है, और मेरा होता गया। तो वो उस दिन आप टर्की में मिले हैं तो हम कहे थे ना कि एंड गोल, वो एंड गोल मुझे अभी तक नहीं पता। तो ख्वाब देखना इतना ज़रूरी है। मैं जब कभी बहुत डीमोटिवेट होती हूँ वहाँ पे अकेले, तो मैं कोई चीज़ अपने आप को दोहराती हूँ कि यार मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, लेना है, जाना है, व्हाट्सोएवर कोई चीज़, वो मुझे इतनी मोटिवेशन देते हैं ना, मैं अपने आप को मोटिवेशन खुद देती हूँ। मैंने आज तक किसी से मोटिवेशन मुझे मिली नहीं। तो ख्वाब देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ख्वाब देखें कि मैंने कुछ करना है। वो उसकी नहीं है, हमारे घरों पे वो बातें नहीं हैं। उसके बाद जब वो देख लें तो अगला स्टेप आता है कंसिस्टेंसी। हम थक जाते हैं, रुक जाते हैं बीच में, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप लगे रहें। कितनी दफ़ा आप दरवाज़ा नॉक करेंगे और वो नहीं खुलेगा। ये मेरा इतना पक्का इस बात पे यकीन है रब पे कि कंसिस्टेंसी जो है सबसे पहली चीज़ है कामयाबी किसी भी चीज़ को गोल को अचीव करने के लिए। आप लगे रहें। मेरी जॉब नहीं हो रही थी उस पूरे इंटर्नशिप वाले दौरान, एक पूरा साल मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, पूरा साल। कितने इंटरव्यूज दिए? कोई 30 से 35 इंटरव्यूज़ दिए होंगे, और अप्लाई कितनी जगह पे किया होगा? 150-200 शायद, ज़्यादा याद भी नहीं है। इतना डिप्रेसिंग टाइम था कि इधर एक नाम छोड़ के गई थी। आई वाज मतलब कंफर्टेबल हेयर। तो जब जॉब नहीं हो रही थी, वीज़ा था मेरा स्टूडेंट का, तो मेरे पास अभी 3 साल का था और मैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है वो यूज़ नहीं करना चाह रही थी।
मैं चाह रही थी कि मैं अपना मेरे पास उससे पहले डॉक्यूमेंट्स आ जाएं, क्योंकि वो जो PR का ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम रह जाएगा उसके बाद। तो मैंने ड्यूरिंग इंटर्नशिप जब स्टूडेंट्स जो है ना उस पर सोच भी नहीं रहे थे, और मैंने अप्लाई वो इतना किया कि रात को 2 बजे नींद नहीं आती। रमज़ान चल रहा था लास्ट टाइम, इतना मुश्किल टाइम था ना, नींद नहीं आती थी रात को। तो लैपटॉप सराहने के रखा होता था, सराहने के नीचे। तो जैसे ही आँख खुल गई, कोई भी चीज़ ऐसी ना कि यार ये काम नहीं हो रहा या ये कैसे होगा, या अच्छा मैं इस तरह नहीं सर्च की मैंने जॉब, इस तरह नहीं कुछ किया, उठ के मैंने लैपटॉप पकड़ना और शुरू कर देना। वो इतना टफ था, मैं बहुत थक गई थी, इतनी टेंशन हो रही थी ना कि नहीं हो रहा। अगेन अब आप लोगों को शायद वो चीज़ वैसी ना लगे, क्योंकि जब इंसान किसी एक स्टेप पे होता है तो वो उसको पता लग रहा होता है। तो मैंने उस पर छोड़ा नहीं। मुझे ये पता था कि ये मेरा काम जल्दी होने वाला है, पर मैं बहुत परेशान थी, एक्सट्रीम डिप्रेशन था, पर मैंने छोड़ा नहीं। तो लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे एक बीइंग अ फीमेल, अगर मैं जहाँ पे अभी हूँ, बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन जितना अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दिया है, वो सबसे पहले ख्वाब देखना, वो ज़रूर देखें। वो नहीं होंगे तो अब अगला स्टेप ही नहीं ले सकते, अपने लिए लड़ नहीं सकते, अपने लिए बात नहीं कर सकते। आपकी पर्सनैलिटी और इस तरह का बन जाएगा कि बस चल रहा है जो भी चल रहा है। दूसरा फिर कंसिस्टेंसी। शादी का अगर देखना हो तो शादी भी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने परसों निकाह किया अभी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ज़िंदगी का बड़ा अहम हिस्सा है। यमुना, शादी, बहुत सारी हमारी बच्चियां जो हैं, लोग पहले घरों के अंदर ना मासियाँ हुआ करती थी, हाँ जी। घरों में आना जाना हुआ करता था। वो मासियाँ, फुफियाँ, गांव के अंदर कोई लड़की बड़ी होती थी, पूरे गांव का पता चलता था कि हाँ अब इस घर में है, वहाँ रिश्ते आना शुरू हो जाते थे। अब क्या है, हम लोग आइसोलेटेड हो गए हैं, घरों में आना जाना कम हो गया। हर घर के अंदर दूसरी और तीसरी 2 बेटियां बैठी हैं जिनके बालों में चांदी आ गई है। ठीक है, बच्चियां जो हैं वो फेसबुक यूज़ करती हैं, उसके ऊपर गुलाब का फूल लगा के। आपका क्या ख्याल है कि अगर कोई बच्ची अपने आप को थोड़ा सा ओपन अप करती है, फेसबुक के ऊपर आती है, लिंक्डइन के ऊपर आती है, अपना प्रोफेशनल नेटवर्क डालती है, अपना कनेक्शंस डालती है, तो क्या इससे अच्छे रिश्ते मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है या कम हो जाती है? ये भी मुझे लगता है डिपेंड करता है बंदे की अपनी फैमिली उस हवाले से कि किस तरह से आप चीज़ों को लेके चल रहे हैं। फैमिली फॉर ग्रांटेड, सपोज मेरी बेटी है, मेरे तल्लक वास्ते आना जाना मेरा है, हाँ अब वो मेरी इनहेरिटेंस में है जी, कभी मेरा मिलना गिलना बहुत है, मेरी फैमिली लोग आते जाते हैं, चलो जी ठीक है जी, पता है जी उस्मान साहब की बेटी, ओके। लेकिन अगर एक आइसोलेटेड फैमिली है, उसके अंदर 2 बेटियां हैं, सपोज बाप नहीं है और एज गुजर रही है, वो शादी.com पर डालें या लिंक्डइन पे डालें प्रोफाइल, यानी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इसके अंदर कोई मुज़ायका है कि अगर हम लोग अपनी ओरिजिनल फ़ोटो के साथ अपनी लिंक्डइन आईडी और फेसबुक आईडी बनाएं, या हम लोगों को उधर गुलाब की पत्ती लगानी चाहिए? ये भी एक बहुत सारी लड़कियां जो बहुत ओपन अप नहीं होना चाहती, दैट्स देयर चॉइस। हम एज आ माशरा भी, हम कमेंट करने वाले लोग, ओपन राय रखना, सबसे पहले सुनना सीखना चाहिए। सबसे पहले अगेन ये उनकी राय है। कोई लड़कियां बहुत, मेरी सिस्टर है जैसे कि हम 2 बहनें हैं, उसको बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं पसंद, दैट्स हर चॉइस। मैं लगाती हूँ, मैं शुरू से लगाती हूँ बहुत ओपन, और बड़ा पब्लिक प्रोफाइल था, दैट वाज मी, तो मेरे लिए वो भी ओके था। रिश्तों का इस हवाले से ताल्लुक मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि शादी मैंने अभी डिसाइड किया, आई एम गोना बी 28 अभी जुलाई में, तो फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई रियलाइज़ कि आई एम रेडी फॉर मैरिज, तो मैंने शादी कर ली। और उससे रिश्ते आने का ताल्लुक, अगर गोरे कल्चर की बात करें तो उसका इस सब से कोई ताल्लुक नहीं बनता। लिंक्डइन प्रोफाइल भी है मेरा, मेरी यूट्यूब भी था, मेरे पेजेस इतने वायरल थे, उस सब को मैंने कभी अपनी लाइफ में या सोशल मीडिया या शादी में मुझे कभी नहीं ख्याल आया। अगेन दैट्स व्हाट आई बिलीव, तो मेरा इस हवाले से आई डोंट थिंक सो। आपको क्या ख्याल है कि कोई हेल्प इससे होती है नहीं होती? नो आइडिया। कुछ लड़कियां इसको इस तरह से लेती होंगी, माइट भी, कि इससे शादी का कुछ ना कुछ ऐसा तो माइट भी होती हो। अभी मतलब पाकिस्तान के अंदर ही एक सीरियस है इशू है, आई इशू बन अंडरस्टैंड चुका है, इसके ऊपर हम लोग बात भी नहीं करते और ना हमारे पास अभी कोई सोल्यूशन इसका। मैं सोई आपको टोक रही हूँ, इसका सबसे पहले मैं कहूँगी सोशल मीडिया वाला, ये रिश्ते नहीं हो रहे हैं, बालू पे चांदी आ रही है, वो सब है। मुझे ये लगता है कि ये मेरी सराउंडिंग के जो लोग लड़कियां हैं, वो हर बंदे को ना पक्का पकाया फल चाहिए, वो सेटल्ड ढूंढती हैं। वो चाहती हैं कि इटली, स्पेन, यूरोप सेटल ढूंढते हैं। घर
ऑफ कोर्स ये माँ बाप से औरत तो आती नहीं हैं। है, बच्चियां तो नहीं ढूंढती ऐसी है, ये तो मेरे ख्याल से जो सर जी ये यूनिवर्सिटी में मेरी में तो उधर लंदन में भी यही था, जो पाकिस्तानी लड़कियां थी जिनके पेपर नहीं बन रहे थे ना, वो भी इन्हीं चक्रों में थी क्या मतलब? कि सेटल्ड लड़का मिल जाए जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं और जिसका सब कुछ है। सेम व्हेन मैं जब यहाँ पे पढ़ी थी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे भी यही कल्चर था। और इसका ताल्लुक अगेन, आप एक मर्द हैं, आपकी सोच कुछ और तरह से होगी, मैंने पाकिस्तान या दुनिया और तरह से देखी है, बीइंग अ फीमेल, तो मेरा इस पे और था। ये चीज़ें आती हैं माँ बाप से। ये आपको आपकी माँ या बाप बहुत कम औलाद से उस तरह का इंटरेक्शन होता है, माँ का हर वक्त होता है। जब माँ ये कान में डालती है ना कि बेटा ज़िंदगी में ये सीखो कि साथ मिलके कैसे चलते हैं, साथ मिलके ग्रो करते हैं, साथ मिलके साइकिल लेते हैं, फिर बाइक लेते हैं, फिर गाड़ी लेते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है ना बीवी भी काम नहीं भी करना चाहती कोई तो वो काम करे, अब ना करो। बाज़ दफ़ा मॉरल सपोर्ट, बाज़ दफ़ा उस रिलेशन में होने वाली सपोर्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जो अपब्रिंगिंग आती है ना कि सेटल्ड चाहिए शादी की, मुझे लगता है बहुत सारी वजह जो है ना, बहुत बड़ी वजह वो ये है, लड़कियों को सेटल्ड चाहिए, वो साथ ग्रो नहीं करना चाहती। अब खुद देखें 25 27 30 साल से ज़्यादा बड़ा उनको लड़का नहीं चाहिए, तो 25 27 30 साल में हर बंदा बिलियनर या मिलियनर नहीं हो सकता। कैसे सेटल हो सकता कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले देखें ये इधर वाला सुकून, किसी बंदे के साथ अगर आपका ये वाला बन गया ना, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। अगर आप किसी चीज़ को लेके फिर उसमें अगेन आपका क्लियर है कि हमने ज़िंदगी में ऐसी गुजारनी है, तो वो अल्लाह देगा। मतलब ये मेरा यकीन है। मैं इस तरह की नहीं थी कि मुझे सेटल्ड चाहिए, उसके पास ये हूँ, वो सब मैंने कर लिया, मैं बना लिया, तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी जहाँ मेंटल वो पीस मुझे होगा। अच्छी तरह याद है, मैं अपनी बहन का जब हम लोग रिश्ता देखने के लिए गए ना, तो मैं भाई अपने होने वाले बहनोई से बात कर रहा था, तो थोड़ी देर बाद ना मम्मा मुझे यूं करे, तनख्वाह ते पूछ, हाँ फिर थोड़ी देर बाद तनख्वाह ते पूछ, मैं फिर बात शुरू कर दूं, फिर थोड़ी तनख्वाह ते पूछ। अच्छा ना, मैंने कहा अच्छा पूछता हूँ। वो बड़ा उठ के गया ना, मैं कहा मम्मा मसला की था ना, हाँ तनख्वाह ਨੂੰ ਕੁੜੀ देनी है या मुंडे ਨੂੰ ਕੁੜੀ देनी है। अच्छा, इस तो पे नहीं वो सुनना चाहते लोग, इस पे नहीं सुनना चाहते। मैंने कहा भाई इसकी 2000 तनख्वाह है, इसकी 4000 तनख्वाह है। मुझे पता है कि ये जिस घर में, मतलब जिस घर में रिश्ते के लिए हम लोग गए, उस घर की वो गली 4 फीट की गली थी, मतलब गाँव के अंदर। तो सारे कहने लगे घर लेके शहरों कुड़ी पिंड देने लगे हो, तो यानी तनख्वाह पूछ। अब हालांकि मैं समझता हूँ कि मेरी माँ ने कभी ऐसा बड़ी दिलेर औरत है, लेकिन एक क्योंकि फैमिली में लोगों ने इतना ज़्यादा डाल दिया, तो मुंडा कमांदा की है, खांदा की है, घर है नहीं है उदा है, किन्ने भैन भाई ने, सारी जिम्मेदारी इन्हें तो नहीं चुकी दी। यानी अपने घर धी जे होए पाए बिल्कुल, वो दूजे घर जाए तो डायरैक्ट जी है ना रजिया सुल्ताना बन जाए, बिल्कुल तो अपने घर जड़ा भाए। खैर एनीवेज, तो दूसरों की बेटियों को हम लोग अपनी बेटियां समझेंगे तो मेरे ख्याल से सारे मसाले ज़िंदगी बड़ी आसान गुजरेगी। ऑल राइट जिम्ना, कुछ और हम पाकिस्तानियों को आप जो कहना चाहो। मैं खुद अभी पाकिस्तानी हूँ मैं अभी भी इस वाले से आपको क्या बोलूँ। फिर भी I don't बच्चियों know। को, हमको, सबको। कभी स्पीचेस दिया करती थी, 2 साल हो गए हैं बाहर गए हुए, अब तो छोड़ ही दी स्पीचेस भी। अगेन एज अ नेशन जो है वो बहुत बुरे हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं। और एक चीज़ हाँ मैंने ऑब्ज़र्व की, अभी बाज़ार की शादी थी ना घर पे, तो बाज़ार के काफ़ी मैंने कहा चक्कर लगे, बहुत पहली दफ़ा लगा 2-3 सालों बाद इतना। तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की अभी ना, बड़ा वो क्योंकि आदत बन गई होती है ना, मैं अगेन ये नहीं सुना रही कि मैं बाहर रहती हूँ, पर सुना रही हूँ कि वो आदतें आपकी पुख्ता होती जाती हैं, जो आप काम करते हो आपकी आदतें पुख्ता हो जाती हैं। वहाँ पे आप थोड़ी तहजीब याफ्ता होते हो तो आपको फिर आदतें ज़रा पक्की हो जाती हैं, यहाँ आके थोड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ दिन। तो यहाँ पे ना बाज़ार के चक्कर काफ़ी सारे लगे। अच्छा, सबसे पहली बात, जैसे आप किसी कपड़े वाले के पास गए हो, एक दुपट्टा एक बंदे से ना मैं एक दुपट्टा लेना था बड़े वाला, तो उससे मैं वो लेने गई दुपट्टा, अम्मी मेरे साथ थी, तो उससे दुपट्टा लिया, उसने जो रेट कहा उसको वही वाला दिया, बहस नहीं की 200-400 के ऊपर, लिटरली उसको वो किया। 6 गज़ का वो जो कपड़ा था ना वो लेना था, उसने दिया और मर्ज़ी के पैसे आए सुए लिए, और इतनी लंबी दाढ़ी थी माशाल्लाह, वो हाजी अलहाज थे वो। तो लेके कपड़ा वहाँ से निकली, वो बड़ी अच्छी बात हुई, बात से थे, बात भी एक्स्ट्रा की, अंकल कहाँ से हैं आप, ठीक है। पीको वाली दुकान पे गई भाई ने, तो उसको कहा कि इसके सारा वो जो लगवाना था लेस वो लगवा दीजिएगा। तो वो कपड़ा 5.5 गज़, अम्मी मेरे साथ ही, मैं अब आप शायद वो चीज़ नहीं समझेंगे। आई स्वेयर मुझे इतना दुख हुआ, दुख वो आधे गज़ का नहीं था, दुख ये था कि देखें ज़रा, हलाल को हराम कर दिया उस बंदे ने माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह के दर पे पता नहीं वो कितना अल्लाह को अजीज़ होगा या अल्लाह माफ़ करी, लेकिन उस बंदे ने आधे गज़ के पीछे
वो अपनी औलाद को जो है वो घर लेके जा रहा था पैसे। मुझे इतना दुख, मैं अम्मी से बार बार, अम्मी यार ऐसे कैसे कोई कर सकता है कि उसने मर्ज़ी के पैसे लिए हैं। नाप तोल में कमी, ये हमारे इस्लाम में किस कदर इसको बड़ी बुराई कहा गया है। उसने ये करे हैं, फ्रूट वाले से फ्रूट लेने गए हैं, वो 2-3 मौके ऐसी चीज़ें हुई कि मैं हैरान रह गई कि यार ये क्यों कर रहे हैं। तो हम जब लड़ते हैं कि बड़ी सतह पे जो है ना वो जी लोग लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन कितनी बुरी हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन हम ऐसे नहीं करते। हम देखें ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी कर लें। बहुत छोटी है आपकी, आपको लगता है कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट है। आपकी चीज़ें पुख्ता होती जाती हैं लाइफ में, आपको वही सब आपको आगे लेके जाता है। नाप तोल में कमी, मुझे तो ये इतना फील हुआ कि बस अनबिलीवेबल। और काम में मतलब कभी वहाँ पर आपके होटल में या किसी भी जगह पे आपने जब जॉब की है तो लोग 9 बजे का टाइम हो तो 9:30, 10, 10:15, 11 बजे? नहीं, सबसे पहले पंक्चुअल होना, वो तो इतना कोई इंपॉर्टेंट है, इतना कोई। अगर 9 बजे, मेरी 6 बजे की शिफ्ट होती है तो मुझे 55 पे वहाँ पे एंटर होना होता है। वो हो ही नहीं सकता, और वो बंदा ग्रो ही नहीं करेगा वहाँ पे, उसको कंपनी 2-4 दिन के बाद निकाल देगी। वो सबसे वक्त की तो वहाँ पे पैसे हैं। आप किसी को वक्त दे रहे हैं, जैसे अभी घंटा 2 घंटे कहीं भी हम बैठ गए हैं फ्री में, हम तो यहाँ पे गप्पे लगाते हैं 6-6 घंटे बैठ के, वो तो हमारी चाय चलती है, तो उतने में वहाँ पे क्या हो जाता है। फ्री वक्त की तो वहाँ पे बहुत बहुत शदीद लोग इसको फॉलो करते हैं, यहाँ पे नहीं है। मैं खुद नहीं थी, मैं इधर जब काम करती थी तो जब दिल किया उठ के चले गए कि बॉस अच्छे हैं, बस हालात चल रहे हैं अपने, सही चल रहा है काम। बॉस अच्छे हैं तो हालात चल रहे हैं। हाँ, आजकल बॉस यहाँ पर थोड़े से बुरे हुए हैं, है ना जी? चले, वो सबसे ज़रूरी है। हाँ, बॉस का बुरा ना ज़रूरी है? नहीं, वक्त की पाबंदी वो सबसे ज़रूरी है। आपकी चीज़ों में पुख्तगी आती है। ये आपके बॉस के साथ क्या हालात चल रहे हैं ये आपको पता है, ये मुझे नहीं पता। नहीं, बाज़ लोगों की हंसी नहीं तुम्हें नज़र आ रही? अब वो आगे थी, आ रही है। अच्छा जी, माइक्रो डिटेल्स मैंने जो आज यमुना से सीखा वो यही सीखा कि छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं वो मायने रखती हैं, और उन्हीं के अंदर लोगों की, कंपनीज़ की, मुल्कों की कामयाबियां जो हैं छुपी होती हैं। तो जनाब छोटी छोटी चीज़ों पे तवज्जो दें। वो सरसी कहने हैं ना यमुना असीओ लाल किला ते हमला वो करना है, लाल किला साडा है। हाँ, और आजकल वो इज़राइल का भी मैटर बड़ा चल रहा है, ठीक है, कि यहाँ से जनाब लाखों जानसार रेडी हैं फ़लस्तीन के ऊपर जाके शहीद होने के लिए। और भाई अपना, मेरे ख्याल से अपने आप को तुम ठीक कर रहे, राइट? बहुत कभी भी पहाड़ किसी को भी सर करने के लिए बेस कैंप पहुंचना ज़रूरी होता है। बेस कैंप हम लोग बिल्ड नहीं करते, तो दो उधर मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर किसी ने कभी मार्टर का फायर भी देखा होगा, सुना होगा। मार्टर का फायर जब होता है ना तो ये जो वो कुरान में आता है ना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि सहाबा के जो दिल है ना, फरमाने लगे कि तो तुम्हारे जो दिल कलेजे ना मुंह को आगे, यानी सहाबा को फरमाने लगे अल्लाह ताला, कुरान में आता है। तो जब मार्टर का गोली चलती है ना, मार्टर चलता है, उस तरह की आवाज़ होती है। और आपको पता हो कि मैं बॉर्डर पे हम लोग जा रहे थे, तो आप समझ लो कि ये बॉर्डर लाइन थी, और वो बॉर्डर की लाइन के ऊपर इन्होंने ना छोटा सा वो बनाया होता है, आप समझ लो मोर्चा नहीं, यानी एक छोटा सा वो मिट्टी का पूरा हाँ का बाड़ बनाई होती, ठीक है। हम उसकी साइड पे थे, तो अचानक फायर खुल गया। माय गॉड, मैं आपको ये, ट्रस्ट मी, हमारे ऊपर से फायर ऐसे जा रहा था जैसे ऊपर बस आप समझ लो कि वो शबरात वाले दिन किसी ने पटाखे फोड़े हों। इतनी आवाज़ थी, और दिल कर रहा था कि यार कहीं से ना कोई 2-4-6 फीट जगह मिले तो मैं उसके अंदर चला जाऊँ, तो मुझे यानी मैं बच जाऊँ। तो खैर बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखने के लिए हमें सीखनी है। छोटी छोटी चीज़ों पे काम करेंगे तभी बड़ी कंपनीज बनेंगी। बेशक, बिल्कुल। और अल्लाह ने हमें बहुत से रिसोर्सेज नवाज रखे हैं, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अंदर सबसे बड़ा रिसोर्स आप सब लोगों, ह्यूमन रिसोर्स। अगर हम इसे थोड़ा सा बेहतर ट्रेंड कर लें, और मैंने बहुत सारी पॉडकास्ट की हैं, लेकिन इतनी टेक्निकल चीज़ें जिस तरह से यमुना ने बताई हैं शायद ही हमने कम डिस्कस की हों। तो यमुना, आपका बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन।